अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, काइंडली कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है? अच्छा बेटा, आज हमने डिस्कस करना है लैगिंग इंडिकेटर्स में अनएम्प्लॉयमेंट। जी, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है? जी, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन तो ये है कि लोग, ह्यूमन रिसोर्स, लोग जॉब लेना चाह रहे हैं लेकिन इकोनॉमी में तमाम लोगों को अकोमोडेट करने के लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं है। ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें ह्यूमन रिसोर्स तो क्वालिफाइड अवेलेबल हो, लेकिन उस क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स के लिए, या क्वालिफाइड ना भी हो, वो समझती हो हम क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनके लिए इनफ जॉब अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें लोग अवेलेबल हैं बट जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, या फॉर एग्जांपल 100 जॉब्स हैं लेकिन उसके लिए जो एप्लीकेंट है वो 500 है, जब भी ये सिचुएशन होगी इसको अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की दो मेन वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है या इकोनॉमी श्रिंक कर रही है और बिजनेसेस की प्रोडक्ट के और गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो रही है। इसी वजह से इदारे नए लोगों को हायर नहीं कर रहे, या बल्कि पुराने लोगों को भी फारिग कर देते हैं। ठीक है, एक वजह तो ये हो सकती है कि बिजनेसेस की डिमांड कम हो रही है प्रोडक्ट्स की, और डिमांड के कम होने से उनको ह्यूमन रिसोर्स कम चाहिए, इसीलिए वो पुरानी लेबर को फारिग कर देते हैं। दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह यह है कि इदारों को जिस क्वालिटी के, जिस स्किल्स के बंदे चाहिए, वो स्किल्ड लेबर ही अवेलेबल नहीं है। लोग तो अवेलेबल है लेकिन उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, इदारों की डिमांड ही कम है वर्कर्स की। दूसरी, इदारों में डिमांड तो है लेकिन वो उस कैलिबर के एम्प्लॉइज अवेलेबल नहीं है जिस क्वालिटी के, जिस स्किल्स की लेबर आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है। अच्छा, किसी भी कंट्री में अगर स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हो, यानी जिस कैलिबर की लेबर आपको चाहिए, अगर आपको वो लेबर नहीं मिल रही, तो आपने इस शॉर्टेज ऑफ द स्किल को कैसे मैनेज करना होता है। तो ये हमने, बिजनेसेस ने मैनेज भी करना होता है गवर्नमेंट के साथ मिलके। पहला तरीका ये है कि लेवल ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करें। स्किल्ड बेस एजुकेशन जो है ना, उसको इंक्रीज करें। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके घर की इस्त्री खराब हो जाए तो आपको इस्त्री सही करने वाले इलेक्ट्रिशियन तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सही इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा जो आपसे रीजनेबल प्राइस चार्ज करके आपको हाई क्वालिटी की सर्विस दे सके, और सर्विस भी ऐसी कि आपकी इस्त्री दोबारा 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद दोबारा खराब ना हो जाए। एक छोटी सी चीज़ है। तो हम शॉर्टेज ऑफ स्किल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये अब आपको याद करना है एमसीक्यूज के लिए। पहला ये है कि आप अपना लेवल ऑफ एजुकेशन या स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो कंट्री में है वो बढ़ा दें। दूसरा, वर्कर को ट्रेनिंग दें। हाँ जी, वर्कर को ट्रेनिंग दें किस किस्म की, जो अपडेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट आ रही हैं उस प्रोडक्ट्स को रिपेयर मेंटेनेंस करने की उनको ट्रेनिंग दें। तीसरा, जिन ममालिक में लेबर अबंडेंट है, जैसे चाइना हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंडिया हो गया, इस तरह के कंट्री से आप लेबर को इंपोर्ट कर लें, आउटसोर्सिंग कर दें, उनको काम इंपोर्ट कर दें, अपना काम एक्सपोर्ट कर दें, या तो वहां से बल्कि लेबर आउटसोर्स कर लें, वहां से लेबर मंगवा ले बल्कि। तो ये तीन तरीके हैं। अपने मुल्क में लेवल ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करें, अपडेटेड टेक्नोलॉजी की लेबर को ट्रेनिंग दें। स्किल्ड लेबर आपने तजर्बाकार हाईली एजुकेटेड हायर तो कर ली, लेकिन उसको ट्रेन नहीं किया, तो जब आप लेबर को ट्रेन नहीं करेंगे तो वो द पैसेज ऑफ टाइम वो लेबर आपके काम की नहीं रहेगी। ठीक है। और इदारे को उस लेबर को फारिग करना पड़ेगा। तो इदारा अगर अपनी लेबर को ट्रेनिंग देता रहे तो लेबर अपडेटेड टेक्नोलॉजी के लिए कैपेबल होगी। तो ये तीन तरीके हैं, ये आपको याद करने हैं।
ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। जी, वो कहते हैं सर, आउटसोर्सिंग से तो हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट उतनी अनएम्प्लॉयमेंट उतनी रहेगी। नहीं बेटा, जब आप किसी फॉरेन कंट्री से बंदे को मंगवाते हैं ना, तो ये कंडीशन पे लाते हैं कि आप हमारे बंदों को ट्रेन करेंगे, आप हमारी ह्यूमन रिसोर्स को भी अपने साथ अटैच करेंगे, ट्रेन करेंगे। नॉर्मली ऐसे होता है। तो उस वजह से फॉर द टाइम बिंग तो आप सही कह रहे हैं, इन द शॉर्ट रन हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब हमारी वो लेबर को ट्रेन कर देंगे और उन ट्रेन हुए हुए लोगों ने आगे लोगों को ट्रेनिंग देनी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ह्यूमन रिसोर्स की जो स्किल्स की शॉर्टेज है वो कवर हो जाएगी। एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट कम करना मकसद नहीं है, यहाँ शॉर्टेज ऑफ द स्किल्स को कवर करना है। लोगों में जो स्किल्स नहीं है उनको कैसे कवर अप किया जाए। तो जब अगर लोगों में स्किल्स की शॉर्टेज को कवर करें तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट को कमी करना आसान हो जाएगा, ये पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाए जी, किसी भी कंट्री में अगर हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं जी। तो बेटा उसके इम्पैक्ट ये होते हैं कि सोसाइटी में डैमेजिंग इफेक्ट आते हैं, चोरी चकारी, लॉ ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है। सबसे पहला मसला ये आता है, इकोनॉमी में क्राइम रेट बढ़ता है, और वो जो फारिग लोग होते हैं वो सोसाइटी को डैमेज करते हैं। वो इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करके हमारा जीडीपी बढ़ा सकते थे। जीडीपी के बढ़ने से किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ कम रह जाती है। जितना अनएम्प्लॉयमेंट ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा होगी, इसका मतलब है उतनी गुड्स और सर्विसेज कंट्री में कम प्रोड्यूस हो पाएंगी। उन लोगों ने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं किया, हालांकि वो कर सकते थे। तो दो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के। पहले तो सोसाइटी डैमेज होती है थ्रू क्राइम्स, थ्रू नेगेटिव लॉ ऑर्डर सिचुएशन। दूसरा, वो लोग जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करके जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते थे बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, वो लोग जब अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो इकोनॉमी में आउटपुट कम होती है। आउटपुट बढ़ सकती थी लेकिन वो नहीं बढ़ पाएगी जब तक वो अनएम्प्लॉयड है। समझ आ रही है बात आपको? आगे चलते हैं। हाँ, यानी अनएम्प्लॉयमेंट से आपके ये इम्पैक्ट आ सकते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। एज अ बिजनेसमैन आपको अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में क्या फैसले करने पड़ते हैं? तो हमें आई कैप ये कहता है कि बेटा अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, किसी भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का होना या हाई अनएम्प्लॉयमेंट का होना हमारे बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो पहला इम्पैक्ट ये आता है कि लोगों की, हाउस होल्ड की, घरेलू लोगों की इनकम कम होती है। जब इनकम कम होगी तो आपके इदारे की सेल कम होगी। जहां 4 साबन लेने थे शायद वो 3 साबन लेके गुजारा करने की कोशिश करे हाउस होल्ड। समझ आ रही है आपको? तो यानी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग अपनी इनकम की बजाय अपनी सेविंग्स को जब यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके इदारे की सेल कम होगी क्योंकि लोगों की इनकम कम है। चीप प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। अब फिर लोग क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज करने पे मजबूर हो जाते हैं। उनकी कोशिश होती है सस्ती प्राइस की प्रोडक्ट्स लें, सस्ती से सस्ती, चीप प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके पास हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के साथ साथ अगर आपके कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है तो बेटा आपको चीप प्राइसेस वाली प्रोडक्ट भी लॉन्च करनी है। सैमसंग जैसे सस्ते से सस्ता वर्जन मोबाइल का लॉन्च किए बैठा है, फीचर भी शो कर रहा है,
लेकिन उसमें से कुछ फीचर्स चलती हैं प्रॉपरली, कुछ नहीं भी चलती। लेकिन लोगों को सैमसंग मोबाइल का महंगे से महंगा वर्जन भी अवेलेबल है, मॉडल अवेलेबल है, और पाकिस्तान में सस्ते से सस्ता मॉडल भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब है, हाँ जी, तो लोग चीप प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, और आपका इदारा उस सेगमेंट ऑफ द कस्टमर को भी कैप्चर कर लेता है जो सस्ती प्रोडक्ट के मतलाशी हैं। यानी ऑल दोस कस्टमर्स हु आर इन सर्च ऑफ चीप प्रोडक्ट्स, हम ऐसे कस्टमर को लूज नहीं करना चाहेंगे। और अगर मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल ज्यादा है, तो ऐसी शायद पॉपुलेशन ज्यादा हो, तो हम क्यों ऐसी पॉपुलेशन को मिस करें। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि आपकी सेल कम होगी। अब क्योंकि लोगों की इनकम कम है, अब आपने अपनी सेल को बढ़ाना है, तो आपने एक्सपेंसिव मॉडल के साथ साथ चीप प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करनी है। उसके अलावा इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है, और लोकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड बढ़ती है। तो इसका मतलब है, अगर आपका इदारा इम्पोर्टेड गुड्स बना के बेच रहा था या इम्पोर्टेड गुड्स खरीद के बेच रहा था, तो लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोकली प्रोड्यूस गुड्स कई दफ़ा चीप होती हैं। इम्पोर्टेड गुड्स पे कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी लगने से वो कई दफ़ा महंगी हो जाती हैं, और वो क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती हैं, इसीलिए भी महंगी होती हैं। तो इम्पोर्टेड गुड्स की डिमांड कम हो जाती है और लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो इदारों को अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। चौथा इम्पैक्ट क्या आता है, क्योंकि आपको ह्यूमन रिसोर्स, जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है तो जॉब लेने वाले लोग ज़्यादा हैं और जॉब देने वाले इदारे कम है, तो इदारे यानी सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कई दफ़ा आपको अच्छी स्किल्स का बंदा भी कम पे रेट पर मिल जाता है। आप कम पे ऑफर करके भी अच्छी क्वालिटी के, अच्छी स्किल के लोग हायर कर सकते हैं, नया स्टाफ। ऑल्दो ये पॉइंट वैसे तो अनएथिकल है, लेकिन बिजनेसेस इसको एक्सरसाइज करते हैं। जब आपके मुल्क में ह्यूमन रिसोर्स अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, तो सारे लोग आ, ये नहीं है कि जिनके पास स्किल्स नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास स्किल्स है लेकिन जॉब उनकी लेवल अवेलेबल नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को कम पे ऑफर करके अपने पास रिक्रूट कर सकता है इदारा। तो इदारे के पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट में से अपनी मर्जी का, अपनी प्राइस पर न्यू कैंडिडेट को रिक्रूट कर सके। तो ये चार इम्पैक्ट आते हैं बिजनेस कम्युनिटी पे। एक तो उनकी सेल गिरती है, लोगों कस्टमर की इनकम गिरने से। चीप प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, तो आपको भी चीप प्रोडक्ट का वर्जन लॉन्च करना है। लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड बढ़ती है, इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, और इदारे के पास पूल ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होता है, और इदारा अपनी मर्जी का कम पे रेट पे बंदा हायर कर सकता है। जी बेटा, ये आपके 3-4 पॉइंट्स थे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या थी कि आपके कैंडिडेट्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है बिजनेस इंडस्ट्री में कि वो उन तमाम कैंडिडेट्स को जॉब ऑफर कर सके। इनफ जॉब्स आर नॉट अवेलेबल, इस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जी बेटा, कोई सवाल हो आपका? एनी क्वेश्चन? हाँ जी, आपने बाकी तो पढ़ना है, इसको याद करना है, और ये भी थोड़ा आपको याद होना चाहिए, ये कि बिजनेस के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये याद होना चाहिए। बाकी ऊपर वाला तो पढ़ना ठीक है, और ये एमसीक्यूज के लिए याद करना है। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। बाकी अगर आप ये सारा याद करना चाहते हैं तो कर ले, क्योंकि ये अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है, अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आ जाए जी इंटरेस्ट रेट। लैगिंग इंडिकेटर्स में अगला है इंटरेस्ट रेट। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये दो तरह से पढ़ा जाता है। इंटरेस्ट रेट से मुराद, इंटरेस्ट रेट की दो डेफिनेशन है।
ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बेटा सारा। ये स्टोरी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करनी पड़ती है, तो इसीलिए बेहतर है जो याद कर सकते हैं वो बेहतर है कर ले। अच्छा, डेफिनेशन वगैरह नहीं आएंगी। अच्छा, ये डेफिनेशंस नहीं आएंगी। आपको ये एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको खुद डिस्कस करना होगा। सीधा सीधा नहीं आएगा, एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आएगा। मतलब एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज आएगी। ये 4 पॉइंट आ सकते हैं क्रैमिंग वाले के, वो आपसे पूछ सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के ज्यादा होने से बिजनेस को क्या इफेक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं, या बिजनेस को क्या फवायद और नुकसानात हो सकते हैं, या बिजनेस के फैसलों में क्या चेंज आ सकती है। अच्छा जी, तो आप बेहतर है याद कर ले जितना भी ये पॉइंट्स वगैरह, या जो मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं इनको याद कर ले, बेहतर है, मैंने लिख दिया। अच्छा, इंटरेस्ट रेट ना दो तरह से पढ़ा जाता है। इंटरेस्ट से मुराद दोनों तरह का इंटरेस्ट है। लोन के ऊपर जो बोरोअर से लेंडर अमाउंट लेता है वो भी इंटरेस्ट है। मसलन एक्स कंपनी ने बैंक से लोन लिया, तो ये जो लोन की ट्रांजैक्शन में, इसमें एक्स लिमिटेड बोरोअर है और बैंक इस केस में लेंडर है। तो बोरोअर को लेंडर को जो अमाउंट पे करनी है, या आप ये कह सकते हैं कि लेंडर जो है बोरोअर से जितनी अमाउंट चार्ज करेगा उस एक्स्ट्रा अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट से ऊपर इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट की ये भी डेफिनेशन है कि इंटरेस्ट से मुराद एक्स्ट्रा अमाउंट है जो प्रिंसिपल अमाउंट से ऊपर लेंडर बोरोअर से चार्ज करता है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि एक्स लिमिटेड बैंक में पैसे जमा करा देती है। जी, अब ये डिपॉजिट के बदले बैंक से एक्स लिमिटेड को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी इंटरेस्ट की डेफिनेशन पर है। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट से मुराद दोनों तरह का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन्स और इंटरेस्ट रेट ऑफ द डिपॉजिट्स। ठीक है, और ये जो भी इंटरेस्ट रेट होता है ये हमेशा एनुअली परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। अगर मैं आपको कह दूं 6 मंथली इंटरेस्ट रेट, तो इसका मतलब ये है कि ये 12% इंटरेस्ट है जिसकी पेमेंट हर 6 माह बाद होगी, या हर 6 माह बाद इंटरेस्ट रिसीव होगा बैंक से अगर डिपॉजिट है। इसका मतलब ये है, लेकिन ये रेट होता पर एनम है, ये इंटरेस्ट रेट पर एनम होता है बेटा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज करने के क्या इम्पैक्ट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वाइस वर्सा डिक्रीज है, तो मैं डिक्रीज नहीं बताऊंगा, मैं इंक्रीज बताऊंगा। बस आपने वो इंक्रीज वाला पॉइंट जो है इसको जरा याद रखना है। जी, तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम सी बना रहा हूँ। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे, जी, लोन्स का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे, अगर लोन्स का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे तो मुझे बताएं जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। हाँ जी, लोन्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज करेगी, और कॉस्ट ऑफ डेट के इंक्रीज करने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज करेगी, और इससे एनपीवी, बताओ भाई एनपीवी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। आप एक नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की एनपीवी जो है उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा बताएं मुझे।
हाँ जी, वो एनपीवी डिक्रीज करेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एनपीवी पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि एनपीवी जो पॉजिटिव है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, केडी बढ़ती है, वैग बढ़ती है, तो शायद वो प्रोजेक्ट जिसकी एनपीवी पॉजिटिव आनी थी वो नेगेटिव आ जाए। तो पहला इम्पैक्ट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन्स के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होती है, क्योंकि पैसा महंगा है, ये लिखा हुआ। नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एनपीवी के नेगेटिव होने से या एनपीवी के डिक्रीज होने से, एनपीवी के कम होने से इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी। जी बेटा, बेटा टेस्ट तो चेक हो गया, मिल भी गए हैं सबको। अच्छा, तो इंटरेस्ट रेट अगर लोन पे बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ डेट के बढ़ने से वैक बढ़ेगी, और न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है, अगर उसकी पॉजिटिव एनपीवी आनी थी तो वो नेगेटिव आने की वजह से न्यू इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी। इसी का दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि अगर कोई बिजनेस एक्सपेंशन पे जाना चाह रहा है, तो वो भी डिस्करेज होगी। ये भी इन्वेस्टमेंट ही है। अच्छा, अगर कोई बिजनेस कंजम्पशन करना चाह रहा है लोन लेके, लोन लेके कोई चीज कंज्यूम करना चाह रहा है बिजनेस कम्युनिटी, मतलब लोन लेके इन्वेंट्री ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, या वो अपने लिए एम्प्लॉयज को पेमेंट देने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट से लोन ले रहे हैं। अगर कोई इदारा कंज्यूम करना चाह रहा है, कोई नई कमोडिटी, नया प्लांट या पुराने प्लांट को रिप्लेस करना चाह रहा है, तो कंजम्पशन करना चाह रहा है व्यू वाया लोन, तो लोगों की कंजम्पशन डिस्करेज होगी, क्योंकि लोन महंगे हो गए ना। इन्वेस्टमेंट कम होगी, वो जो जीडीपी में हमारे नहीं थी चीजें, सी आई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाँ जी, तो उसमें ये जो सी है कंजम्पशन, ये कम होगी, लोग कंज्यूम कम करेंगे लोन लेके, बल्कि अपने पैसे होंगे तब भी कंज्यूम कम करेंगे। उसकी क्या वजह है, जब लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं ना, तो डिपॉजिट्स पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से भी लोग कंज्यूम कम करेंगे, वो कहेंगे सेव क्यों ना करें। लोग बैंकों में पैसे जमा कराने को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो लोन्स पे भी बढ़ता है, डिपॉजिट्स पे भी बढ़ता है। जिन्होंने लोन लेना था वो लोन नहीं लेंगे, और जिन्होंने पैसे को कंज्यूम करना था, कोई ट्रैक्टर लेना था, कोई बेटी की शादी करनी थी, इस तरह के कुछ जो खर्चे प्लान किए हुए थे, वो बंदे भी अपनी कंजम्पशन को छोड़ देंगे। वो कहेंगे अच्छा देखते हैं, सेविंग करते हैं, कुछ अर्सा पैसा बैंक में जमा कराते हैं, ठीक है, नया ट्रैक्टर जरा ठहर जाओ बाद चलवाएंगे। हालांकि उन्होंने अपने पैसों से, अपनी सेविंग से लेना था ट्रैक्टर, लोन से नहीं लेना था, कंजम्पशन करनी थी, वो अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर देंगे, ये लिखा हुआ है इसमें। इन्वेस्टमेंट कम होगी, लोग ज्यादा सेव करेंगे, कंजम्पशन कम होगी। कंजम्पशन क्यों कम होगी, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से लोग पैसा डिपॉजिट कराएंगे। अच्छा, जिन्होंने बोरो करके कंज्यूम करना था वो भी कंज्यूम कम करेंगे बोरो करके, और जिन्होंने ऑलरेडी बोरो किया हुआ था उनकी सूद इनकम बढ़ जाएगी। मसलन मैंने एक गाड़ी ली हुई थी, अब मेरी गाड़ी की किस्त बढ़ गई है,
अब जब मेरी गाड़ी की किस्त बढ़ गई है तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी ना। वो पैसों से जिससे मैंने कोई और चीज लेनी थी, अगर मेरी हर महीने गाड़ी की किस्त बढ़ जाए, 30% इंक्रीज आ जाए सूद की वजह से, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा कि यार ये पैसे मैंने कहीं और इस्तेमाल करने थे, मैंने एक प्लॉट की किस्त निकालनी थी इससे, ये तो मेरी गाड़ी की किस्त इतनी बढ़ गई है, चलो अब मैं क्या करूं। मैं नहीं दे पाऊंगा, प्लॉट की किस्त नहीं दे पाऊंगा, वो मेरी कंजम्पशन, मतलब या प्लॉट नहीं ले पाऊंगा, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। तो उसने ये कहा है कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, आपकी सेविंग बढ़ जाती है, आपकी कंजम्पशन कम होती है, और कंजम्पशन कम होने के पीछे ये दो तीन वजूहात हैं। बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि उनका तो काम ही सूद से कमाना है, तो बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। उसके अलावा अगर आप लोन लेके बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो बिजनेस करने की कॉस्ट उस इकोनॉमी में बढ़ जाती है। आपको बिजनेस जब भी चलाना है, एक्सपेंड करना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, तो लोग फिर ऐसे ममालिक को ढूंढते हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो, जहाँ पे सस्ते लोन मिल रहे हो। इसीलिए टेक्सटाइल सेक्टर सारा उठा के बांग्लादेश ले गए बिजनेसमैन, क्योंकि वो कहते हैं जब हमें लोन की जरूरत पड़ती है हमें सस्ते रेट पे लोन मिल जाता है। पाकिस्तान में लोन दिन ब दिन महंगा हो रहा है, काइबो रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से बिजनेस को चलाने की, बिजनेस ऑपरेट करने की कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके अलावा वो कहता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपने जो भी एक्सपेंड करना था वो नहीं करते, या आपने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना था, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन लानी थी, वो आप नहीं लेके आते। तो ये सारी समरी बनेगी। हाँ जी। समरी क्या बनेगी? ये समरी बनती है जी। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, चाहे वो लोन है या डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी, कंजम्पशन डिस्करेज होगी, सेविंग इनकरेज होगी डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, एक्सपेंशन रुक जाएंगी, लोग एक्सपैंड नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी को जो अपग्रेड करना था, मशीनें नई रिप्लेस करनी थी, तो नॉर्मली लोन शोन के पैसों से करनी है या अपने भी पैसे करने थे, लोग वो बैंक में रख देते हैं। ये ये सिचुएशन होगी। वाइस वर्सा इंटरेस्ट रेट के गिरने से, ये सारे इम्पैक्ट किस चीज के? इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से। अब इसमें यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट है, बाकी ज्यादातर जगह पर इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन अपना रोल प्ले कर रहा है। ये यही रिलेशन इसमें डिस्कस हुए हुए हैं। कोई सवाल पूछना हो बेटा? ठीक है, ये अब आपने याद कर लेना इस तरह। ये इसी में यही लिखा हुआ है, ये कोई चीज नहीं है ऐसे, इसके उल्टे वो है। नेक्स्ट आ जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट आखिरी टॉपिक है हमारा, यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 मुकम्मल हो जाता है। लीडिंग, लैगिंग और डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है बेटा आयशा, वो इनकम जो आप स्पेंड कर सकते हैं, वो इनकम जो आपके इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद घर के जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंस है, कोई भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड, मसलन मेरी सैलरी इनकम 3 लाख रुपए है, उस 3 लाख रुपए में से टैक्स कट जाता है 30,000 रुपए, बाकी मेरे पास आता है 270। अब 270 में से मैंने अपने खर्चे पूरे करने हैं,
कुछ फिक्स कॉस्ट पूरी करनी है, तो वो जो फिक्स कॉस्ट है वो पूरी करने के बाद वो जो बचेगा बाकी उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, जिसमें से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, कोई और अनएक्सपेक्टेड कंजम्पशन कर सकता हूँ। तो फिक्स नेचर के नेसेसरी खर्चे करने के बाद, टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद, इंटरेस्ट पेमेंट्स के बाद जो बचेगी इनकम उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। टैक्सेस और इंटरेस्ट पेमेंट्स के बाद, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? किसी भी एक कंट्री के कंज्यूमर दूसरे कंट्री के कंज्यूमर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन करें, किसी एक कंट्री की यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ कोई ट्रांजैक्शन करे, या एक पाकिस्तानी बिजनेस किसी चाइनीज बिजनेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन करे, तो ये जो किसी दो कंट्रीज के कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट्स या बिजनेसेस की आपस में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, उन ट्रांजैक्शंस की जितनी अमाउंट होगी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से मैयर होगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट असल में किसी भी कंट्री की एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स का बैलेंस होता है। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, पाकिस्तानी कंज्यूमर कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितनी एक्सपोर्ट कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स कितनी इंपोर्ट कर रही है, पाकिस्तानी बिजनेसेस कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट से आनी है रिसीट्स और इंपोर्ट्स की करनी है पेमेंट, तो ये जो भी फॉरेन रिसीट्स माइनस फॉरेन पेमेंट्स होगी इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है। जी, आगे चले। हाँ जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसमें तमाम जो कंट्री से गुड्स एक्सपोर्ट की जा रही हैं वो, और जो इंपोर्ट की जा रही हैं वो, उन सबको ऐड किया जाता है उनकी वैल्यू, और उसके बाद ये तीन चीजों से मिलके बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल फाइनेंसिंग अकाउंट। अच्छा, ये अगर पॉजिटिव में हो मतलब रिसीट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम है, तो ये सरप्लस में निकलेगा। और अगर आपकी कंट्री की इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, तो फिर ये डेफिसिट में निकलेगा। इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। फिर समझ आ रही है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का, कंज्यूमर का और बिजनेसेस का किसी दूसरे कंट्री या अदर कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शंस को कहते हैं, उनकी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू को। ये जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है आपको, ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैकेनिज्म है, या ये वो उसका टेबल है, या आप समझ लें ये गवर्नमेंट का कैश बजट होता है। ये डॉलर्स में है वैल्यू सारी। जी, करंट अकाउंट का बैलेंस देखें, हमने कहा था ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। करंट अकाउंट का बैलेंस, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, फाइनेंसिंग अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में जितने भी लोन्स लिए दिए गए हैं गवर्नमेंट और बैंक्स के दरमियान, फॉरेन गवर्नमेंट के दरमियान, आपकी गवर्नमेंट स्टेट बैंक के जरिए जो भी लोन्स का इनफ्लो आया है वो है।
तो जैसे करंट अकाउंट के बैलेंस में ये गुड्स की है और ये सर्विसेज है, वर्कर रिमिटेंसेज हैं। अब एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 3 पता है किसको कहते हैं? जुलाई से 2020 के क्वार्टर 3 में पाकिस्तान से 5873 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई। जी, ये इंपोर्ट्स हैं। अब ये जो आगे दिया हुआ है ये इस इंपोर्ट का ब्रेकअप है। इन दोनों को टोटल करें तो ये बनेगा। इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो हमारा जो मर्चेंडाइज अकाउंट है उसमें ये टोटल नीचे करने की बजाय ऊपर टोटल करते हैं बोल्ड करके। ये समझाने के लिए आपने ये टेबल याद नहीं करना, वैसे बता रहे हैं आपको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे डिटरमिन, करंट अकाउंट बैलेंस, फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस और इनफ्लो। ठीक है, तो अब आप ये देखें पाकिस्तान ने 5873 मिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर जो भी होगा, यहाँ लिखा नहीं हुआ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, है ये डॉलर्स में ही, इतने डॉलर्स की एक्सपोर्ट की और 10,822 डॉलर की इंपोर्ट की। जरा इसमें से ये माइनस कीजिएगा, देखें क्या आता है। ये आता है 4949। माइनस का मतलब है इंपोर्ट ज्यादा है, हमारा ये डेफिसिट निकला हुआ है, ट्रेड डेफिसिट है कंट्रीज के साथ। चेक करें, ये इतना ही बनता है, 10,822 और ये 5873। मेरा ख्याल है ये माइनस का 4949 आ रहा होगा। 5873 पॉजिटिव है एक्सपोर्ट की रिसीट्स और ये पेमेंट्स हैं। जी, तो इन दोनों को नेट ऑफ किया हुआ है तो वो ये बना है। अच्छा, अब ये जो नीचे है, बिल्कुल, ये जो नीचे है ये आपकी इंपोर्ट्स का ब्रेकअप दिया हुआ है कि हमारी एनर्जी की इंपोर्ट्स हैं और नॉन एनर्जी इंपोर्ट्स हैं। तो एनर्जी की इंपोर्ट्स जो हैं, ऑयल गैस ये वो 2379 की है, प्लस 8443 करें तो वही आ जाता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये इंपोर्ट्स बनेंगी, इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स करेंगे तो ये मर्चेंडाइज का ट्रेड बैलेंस है और ये डेफिसिट है। सर्विसेज का बैलेंस हमारा जो है वो -791 का डेफिसिट है, यानी हम सर्विसेज के भी इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर नहीं है। इंटरेस्ट इनकम हमें कितनी मिल रही है, बल्कि इंटरेस्ट इनकम नहीं, प्राइमरी इनकम या इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं हमारी 830 की। उसके बाद वर्कर रिमिटेंसेस जो हैं, वर्कर रिमिटेंसेस यहां से हमें सरप्लस आ रहा है। तो अब इन सबको प्लस माइनस करके ये करंट अकाउंट का बैलेंस माइनस में 700 आ रहा है। जी, फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस में ये सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान में कितना पैसा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए आया, कितना लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और कितना बाहर पाकिस्तान से गया। जी, हमने बाहर वाले एसेट्स को सेल करके कितना पैसा रिसीव किया, ये इनफ्लो है और ये आउटफ्लो है, ये भी इनफ्लो है। तो इसको प्लस माइनस करके ये ऊपर माइनस का 209 आ रहा है। तो ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। आपने बस ये बात ज़हन में रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का एक किस्म का कैश अकाउंट का बैलेंस होता है, और इसमें और अदर कंट्री के साथ, अदर कंट्रीज के साथ सॉरी,
ये किसी एक कंट्री के साथ नहीं है, ये पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान का क्या ट्रेड का बैलेंस है, चाहे वो गुड्स हैं, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो लोन्स हैं, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, चाइना ने की है, चाहे अमेरिका ने की है, चाहे कोई एड आई है, सब कुछ गवर्नमेंट के जरिए, कुछ भी आया है या गया है, बैंकों के जरिए आया है या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आया है। ठीक है। तो ये जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 304 मिलियन डॉलर की पेमेंट की है, किसी को इमदाद दी होगी, किसी फॉरेन गवर्नमेंट को, श्रीलंका टाइप इस तरह। ये सारा बैलेंस है जी, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। कहते हैं जी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इसमें ट्रेड डेफिसिट अगर बहुत ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि आपके कंट्री में पहले से ही बहुत ज्यादा इंपोर्ट है, आपका कंट्री इंपोर्ट फोकस्ड है, तो आपको इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि आपकी ट्रेड पे पाबंदियां लगाए, जैसे अभी उन्होंने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, कोटा डिफाइन कर दें, टैक्सेस बढ़ा दे, टैरिफ्स कहते हैं इंपोर्ट पे टैक्सेस को। तो अगर आप मुल्क में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको डेफिसिट से सरप्लस पे लाना चाहते हैं, तो आपको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। आपको अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, इंपोर्ट पे कोटा डिफाइन कर दें सेक्टर वाइज और टैरिफ लगा दें, एक्सपोर्ट को प्रमोट करें और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड करें। इन चार तरीकों से आप अपने ट्रेड डेफिसिट को ट्रेड सरप्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ना, इसको ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। बाकी ये प्लस माइनस करके सारे को बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ क्या नाम है बैलेंस, तो ये तीनों अकाउंट मिलेंगे तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बनेगा। मिसाल के तौर पर मैं एक बिजनेसमैन हूं, हमारे मुल्क में बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एडवर्स है, नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपोर्ट है। अगर आपका एक रॉ मटेरियल जो है वो आना ही इंपोर्टेड है, तो इसका मतलब है कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी, आपने बड़े ध्यान से ये बिजनेस शुरू करना है। अदरवाइज आप, नहीं तो ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट आपकी इंपोर्ट पे बैन लगा दे और आपका सारा बिजनेस ही बेड़ा गर्क हो जाए। ये इसीलिए आपको कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को या बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखना पड़ेगा। हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, बाकी इकोनॉमिक्स के लिए ये सेम नहीं होते। जी बेटा, कोई सवाल पूछना हो आपने? किसी किस्म का कोई सवाल पूछना हो? ये आपने टेबल याद नहीं करना, ये सिर्फ दिखाने के लिए सैंपल बेसिस पर है। ले जी, हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया? चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, इन्वायरमेंटल एनालिसिस का मेथड कौन सा है, और उसमें से पहला इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमने डिस्कस किया, माइक्रो इन्वायरमेंट डिस्कस नहीं किया, मैक्रो किया। सिग्निफिकेंस क्या है इन्वायरमेंट एनालिसिस की वो बताई, इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है वो बताए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताए, इकोनॉमिक इंडिकेटर में लीडिंग में स्टॉक मार्केट रिटर्न डिस्कस किया, कोइंस सॉरी कोइंसिडेंट में जीडीपी डिस्कस किया, और लैगिंग में ये चार डिस्कस किए हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है जी। तो इनको जरा लैगिंग को आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? पेपर में केस स्टडी आएगा जिसमें ये सारा चैप्टर नंबर 1 से 5 6 तक अप्लाई होगा। तो फिलहाल अभी आपने चैप्टर 2 कवर किया, नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 3 मुकम्मल कर लेंगे। चैप्टर कल हमने चैप्टर 3 मुकम्मल करना है। अच्छा, अभी हम आते हैं स्टैट्स की तरफ। जी, स्टैट्स की तरफ।
जी बेटा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है जो कि आपके नोट्स में अटैच होगा। और इस टेबल की अच्छी बात यह है कि आई कैप ये पेपर में टेबल या टेबल की वैल्यू दे देगा। इस टेबल को सबसे पहले पढ़ना सीखना है आज हमने। जी, हमने आपको ये बताया था कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक क्या है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और कर्व की मदद से प्रोबेबिलिटी का तयन करना। प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व और ये टेबल, इन दोनों को इस्तेमाल करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व और ये टेबल दोनों को इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी को डिटरमिन करना, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को मैं समझा चुका हूं आपको। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में मैं आपको गाइडेंस दे चुका हूं कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है इसमें यहाँ पर मीन होता है, 50% एरिया अबव द मीन होता है, 50% एरिया बिलो द मीन होता है। तो इस तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगा, इस तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगा मीन। ठीक है। अच्छा, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो यहाँ जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है। इस तरफ जाएंगे तो मीन से जो डेविएशंस होंगी वो नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशंस होंगी। म्यू पे जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, और म्यू से राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशंस होती हैं। ये बात नई आज बताई है। अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इस पर आने से पहले हमने आपसे कहा था ये एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू कैलकुलेशन आपने जी की वैल्यू करनी है। एक्स म्यू, हाँ जी, एक्स एज्यूम्ड वैल्यू माइनस पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो जी का आंसर आएगा ये नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस होंगी मीन से, कि मीन से कितनी स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका जी का आंसर आता है +2, या +2 चले कर लें पहले, +2, इसका मतलब है कि मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर ये आपने टेबल वैल्यू देखनी है, जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस पे वैल्यू देखनी है। तो अब आपने ये जी की वैल्यू 2 देखनी होगी ना, तो 2 ये है, ये 2 पॉइंट, ये जो है ये आपको इस साइड पे नजर आएगा ये, और आगे वाला ये जो जीरो है ये टॉप कॉलम पे देखना है ये। तो 0.47725 ये प्रोबेबिलिटी है। ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना ये प्रोबेबिलिटीज हैं। ये प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अगर मैं आपको दे देता हूं जी की वैल्यू कैलकुलेट करके 2.85, अगर मैं जी की वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता हूं 2.85, तो अब आपने इस 2.85 को कैसे देखना है। इसमें से 2.8 को अलहदा कर ले, 0.05 को अलहदा कर ले। 2.8 ये है, 2.8 स्टैंडर्ड डेविएशंस ये है, और उसके सामने 0.05 उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 0.05।
जी, ये प्रोबेबिलिटी है 2.85 4.49788। तो 2.85 पर है 0.49781 की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं 2.32 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, जी की वैल्यू अगर 2.32 है। जी बेटा, अगर जी की वैल्यू 2.32 है, 2.32 है, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे। आपके पास नोट्स मौजूद है, जरा चेक करें। 2.32, ये 2.3 है। ये 00 है, 001 है, 002 है, 003, ये होगी मेरा ख्याल है 2.33, नहीं बल्कि 2.32 देखनी थी। सॉरी, ये है 0.489, ये 2.32 देखनी थी। तो ये आएगी 2.32 पे, ये प्रोबेबिलिटी। पहले रो देखनी है, बाद में कॉलम। 0.48983, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी हमारे दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। हाँ जी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। फॉर्मूला क्या है, जी का फॉर्मूला नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस को बताता है कि मीन से कितनी स्टैंडर्ड डेविएशंस जाना है दूर। मीन से कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस में या माइनस में जाना है, अगर हम प्रोबेबिलिटी का तयन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने बच्चों। पहला स्टेप यही है आपका कि आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रीड करना है। रीड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जी का जो भी आंसर आएगा उसकी मदद से आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल रीड करना है, और वो रीड करने के बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व यूज करना है टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या करना है आपने, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। दूसरा स्टेप आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल रीड करके एक प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, और फिर उसके बाद आपने ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूज करके अपनी प्रोबेबिलिटी का आंसर तय कर लेना है। तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को यूज करके प्रोबेबिलिटी का तयन करना है। मैं आपकी किताब से एक सवाल करवाने लगा हूं आई कैप की, ताकि आपको पता चले कि ये कैसे सॉल्व होगा। अदरवाइज जबानी कलामी आप ऐसे ही खपते रहेंगे।
एक मिनट है रे, मैं जरा क्वेश्चन निकाल लूं किताब से। आई कैप की किताब का सवाल ये है कि वो जरा आपको एतमाद आ जाएगा। मेरे नोट्स में भी है एग्जाम्पल, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आई कैप की बुक से करवाऊं पहले। 5 मिनट का सवाल है, बाकी सारे वैसे ही होंगे। आपने पहले साथ साथ लिखना नहीं। जी, ये क्वेश्चन है आई कैप की बुक का। आई कैप की बुक से है। क्वेश्चन नंबर है सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन 1, जो चैप्टर के एंड पे होता है और उसकी आंसर भी नहीं है। तो इसीलिए ही मैं करवा रहा हूँ ताकि आंसर आ जाएगा। तो आपने साथ साथ लिखना नहीं, देखें जरा गौर से। क्वेश्चन में वो कहता है कौन रैप इन अ डिजिटल ऐप on which user can see the videos of pitches of new products। कोई ना, ये एक ऐप है जिसके ऊपर लोग नई आने वाली प्रोडक्ट जो है ना उसकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट दे कैन चूज अ प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट टू फंड। और लोग उस प्रोडक्ट के लिए ना पैसे लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक ऐप है जिस पे यूजर प्रोडक्ट देख के उसमें से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसके लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं। Owner of the app has studied the pattern of the number of daily hits। इसका जो ऐप का ओनर है ना, उसने कहा जी रोजाना कितने लोग मेरी ऐप को विजिट करते हैं या हिट करते हैं, उसने ये स्टडी किया। और उसने कंक्लूड किया दैट इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 10,000। जी, तकरीबन तकरीबन वो कहता है 10,000 एवरेज हिट्स हैं। तो ये मीन असल में ये पॉपुलेशन मीन ये आपको म्यू दिया हुआ है कि एवरेजली एक दिन में 10,000 हिट्स आती हैं। एंड अ स्टैंडर्ड एविएशन, और उसकी जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो 2400 है। इसका मतलब है कि 10,000 से 12,400 भी हो सकती हैं, और 10,000 में से 2400 माइनस करें तो तकरीबन कोई 9,000 या 8,600 हिट्स भी हो सकती हैं। एक दिन में ऐप को कितने लोग विजिट करते हैं, तो उसका एवरेज मीन उसने बता दिया 10,000, और स्टैंडर्ड एविएशन है 2400। आपसे कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ हिट्स इज मोर देन 12,000 अ डे। आपसे कहता है बताओ 12,000 से ज्यादा हिट्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब ये जो ए रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है ना, इसमें आपको उसने प्रोबेबिलिटी मांग ली है। इन अ डे, यानी एक दिन में 12,000 से ज्यादा विजिटर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा ये जो 12,000 है ये एक्स है हमारा। तो सबसे पहला स्टेप है हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जी, बता सकता है कोई बच्चा जी की वैल्यू क्या आती है। 12,000 ये एज्यूम वैल्यू, या जिसको इन्वेस्टिगेट आप करना चाह रहे हैं, इसको आप वैल्यू अंडर इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं। एक्स का आंसर एक्स है 12,000 माइनस
तो जी का आंसर क्या आता है? 0.83। 0.83 या 33। अब जाकर टेबल से जरा टेबल तो चेक करें। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम टेबल। मैं जरा चार्जर लगा लूं, आप जरा टेबल से प्रोबेबिलिटी तो देखें। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना, ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर मैं बताता हूँ क्या होगा। जी जनाब, जरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है उसमें अगर मैं चेक करूं 0.83, तो ये बेटा है 0.8 और 0.03 के नीचे ये है। जी, 0.29673। 0.29673। ये प्रोबेबिलिटी टेबल से आई है। अब ये प्रोबेबिलिटी हमारा आंसर है या नहीं है मुझे नहीं पता अभी, लेकिन ये टेबल से आपने देख ली। अब आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्लॉट करना है और अपना फाइनल आंसर देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कर्व में यहाँ म्यू आएगा, तो म्यू वैल्यू 10,000 है। जी, और स्टैंडर्ड डेविएशन इस पे होती है 0। इस पॉइंट पे स्टैंडर्ड डेविएशन 0 एज्यूम होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मैयरी मीन से ऊपर या नीचे होगी। अब जो मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं वो मैं 12,000 के लिए करने जा रहा हूं। मुझे बताएं, जो 12,000 है, 12,000 वो इस 10,000 से इस साइड पे जाऊं, राइट साइड पे जाऊं कि लेफ्ट साइड पे जाऊं? हाँ जी, 10,000 से ऊपर जाना है तो ये राइट साइड है। राइट साइड पे वैल्यूज इंक्रीज करेंगी। तो अब आपका जो आंसर निकले ना जी का, यहां मैं लिखूंगा 12,000 और 12,000 पे जो मेरे पास जी का आंसर है 0.83। 12,000 पर मेरे पास जो आंसर है वो 0.83, और इस पे मैंने जो प्रोबेबिलिटी देखी है वो है 0.29673। 12,000 ये एक्स है, इस पे जी की वैल्यू है 0.83 स्टैंडर्ड डिविएशंस, और इस पे जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.29673। अब आप मुझे बताएं कि इस पूरे एरिया की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इस पूरे एरिया की प्रोबेबिलिटी होती है 0.5। इस पूरे एरिया की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा कि 10,000 से 12,000 के दरमियान प्रोबेबिलिटी बताओ। उसने कहा 12,000 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी बताओ।
12,000 से ज्यादा हिट्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो वो इस एरिया की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब आप इस एरिया की प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, इस पूरे एरिया की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, लेकिन 0.5 में से ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे, ये यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी है 0.29673। 0.29673 10,000 से 12,000 तक की प्रोबेबिलिटी है। देखे ना, उसमें मैंने 10 और 12 दोनों इस्तेमाल किया है। 10,000 से लेकर 12,000 तक की प्रोबेबिलिटी अगर 0.29673 है, तो ये वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ मुझे। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 10,000 टू 12,000 एट 0.83 जी, ये प्रोबेबिलिटी है 0.29673। एंटायर एरिया की प्रोबेबिलिटी राइट साइड के एंटायर एरिया की प्रोबेबिलिटी होती है 0.5। तो मुझे शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये लिखना नहीं होता इंग्लिश में, ये मैं आप समझा रहा हूं आपको। शेडेड एरिया की अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपली 0.50 ये पूरे एरिया की प्रोबेबिलिटी है, इसमें से आप माइनस कर देंगे 0.29673 की प्रोबेबिलिटी जो कि आपने टेबल से रीड की थी। तो जो शेडेड एरिया है उसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। कोई बच्चा बता सकता है शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मोर देन 12,000 का है उसने। जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 12,000 हिट्स, तो वो आंसर आता है 0.20327, या इसको इंटू 100 करके 20.327% प्रोबेबिलिटी है। ये आंसर है। वो जो ऊपर वाला आंसर था वो फाइनल नहीं था, ये फाइनल आंसर है। जब भी आपने टेल्स कैलकुलेट करनी होगी ना, तो आपने 0.5 में से माइनस कर देनी है टेबल वैल्यू। ये रूल रटवाते हैं टीचर, क्यूएम में टीचर ये रूल रटवाते हैं, रूल याद करने की जरूरत ही नहीं। जब आपने जी की वैल्यू 10,000 से 12,000 तक कैलकुलेट कर लिया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कवर हो गई है। इस एरिया की प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए थी, मुझे ये फाइंड करनी थी, ये एरिया की। अच्छा, अब इसका जो दूसरा सवाल है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ हिट्स इज लेस देन 9,000। अब लेस देन 9,000 की निकालनी है, यानी अब नया एक्स 9,000 है, और ये बेल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में 10,000 से ऊपर नहीं जाना, 10,000 से नीचे जाना है, लेफ्ट साइड है। तो 9,000 से कम होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो z की वैल्यू निकालेंगे पहले। माइनस में आ जाए तो पहले परेशान नहीं होना, माइनस का मतलब है आपने मीन से लेफ्ट साइड पे जाना है। माइनस से परेशान नहीं होना। जी बेटा, क्या आता है ये आंसर? ये आंसर क्या आता है? z की वैल्यू क्या आती है? 9,000। 2 कर लो बस, ठीक है। -0.42 166 इस तरह था। अच्छा जी, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2।
हाँ जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है, तो प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द टेबल लेनी है, उसको टेबल वैल्यू कहते हैं। और वो प्रोबेबिलिटी होती है। हाँ जी, -0.42 से परेशान नहीं होना, आपने 0.4 में देखना है ये, और इसके सामने ये 0.02, 0.42, 16,276। अब तीसरे स्टेप में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करें और प्रोबेबिलिटी का जवाब आ जाएगा। नॉर्मल कर्व, जी ये कर्व है। ओहो, ये म्यू है 10,000, इस पे स्टैंडर्ड डिवीजन है 0। मैं इस साइड पे 9,000 के एक्स पर मैं इस एरिया की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहा हूं। यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली हुई है। ओवरऑल 0.50 होती है। जी, यहां से लेकर यहां तक के एरिया की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल चुका हूं। इस एरिया की प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड करनी है। तो 9,000 से कम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी एक दिन में विजिटर 9,000 से कम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो लेस देन 9,000 हिट्स के केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 0.50 टोटल है, माइनस इस एरिया से लेकर ये जो एरो मैंने बनाया इसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.16276, तो माइनस कर ले। .33724, और इसको अगर इंटू 100 कर दें तो 33.72% है। ले जी, अब आपने क्या करना है, आई कैप की किताब में से, मेरे नोट्स में से एग्जाम्पल 10.7 करके आनी है। बस खत्म हो गया लेक्चर। मेरे नोट्स में से एग्जाम्पल 10.7 करके आनी है, और आई कैप की किताब में से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करके लाना है, सेल्फ टेस्ट। वो आई कैप की वेबसाइट से मिल जाएगा। सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन 2 और 3। अगर क्वेश्चन 9 से 12 के दरमियान हो, हाँ जी, अगर क्वेश्चन 9 से 12 के दरमियान हो तो कोई मसला नहीं। 9 से 12 के दरमियान अगर उसने पूछा होता तो फिर इस एरिया की प्रोबेबिलिटी टेबल से जो देखी थी और इस एरिया की जो टेबल की प्रोबेबिलिटी थी दोनों जमा कर लेते। यहां से यहां तक की जो टेबल की प्रोबेबिलिटी थी और यहां से यहां तक की जो प्रोबेबिलिटी टेबल से आई थी ना, दोनों प्रोबेबिलिटीज को जमा कर लेते। चलो, क्योंकि 10 से 12 तक जी एक लगाया था आपने, और 10 से 9 तक का एक जी अलहदा था। दोनों जी पे प्रोबेबिलिटी टेबल से देख लें, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को फिर जमा कर लें, क्योंकि फिर इस एरिया की पूछी गई है, ये शेडेड एरिया है, टेल्स की नहीं पूछी गई। चलें, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।
होमवर्क मैंने बता दिया, कर लीजिएगा।